अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में तो आचार्य चाणक्य की जो स्ट्रेटजी है साथ बताएंगे। विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कल हमने एक वीडियो की थी जिसमें वो जो हिस्ट्री के जो महान लोग थे उनके बारे में बताया गया था, जिनमें से आचार्य चाणक्य का एक बड़ा नाम है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन वीडियो स्टार्ट। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज की बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान। इनकी कूटनीतियों पर चल के कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई बड़ी मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में। एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्रीज अकेले देखने में सबसे ज्यादा सक्षम, और इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये खुद आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये इतने एक्सपर्ट व्यक्ति। अगर आप भी बुद्धि अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, बुद्धि का विकास चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। ये एक्सपर्टीज इनको आगे चल के कई साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी मदद करी। इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आया, जो उनकी मां से जब मिला तो उन्होंने चाणक्य की पत्री देख के बोला कि ये तो आगे चल के इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मां सोचने लगी अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या ये बात सच है? बोला इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का एक चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पे वो चिन्ह था। तो मां रोने लगी, बोली तू आगे चल के राजयोग के चलते प्रधानमंत्री बनेगा, मुझको भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और क्या बोला, मां तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने, प्रधानाध्यापक बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, पोरस को हरा चुका था। और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से इन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जो आज का समय है, वो सारा सब उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद ये उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा, अच्छा उस समय धनानंद बिजी था, किन चीज़ों में बिजी था? वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था और उसको अपने जुए सट्टे लॉटरी में, पर स्त्री गमन में, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पे चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं।
बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए ये 17-18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से इन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी, उनकी शरणागति थी चाणक्य पंडित के प्रति। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए, गाइड करते चले गए। चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। ये कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम इनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से इन्होंने छोटे से बालक को उनकी सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए, सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश, भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे, उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे, अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों के अंदर कंफ्यूजन आपस में उनको लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के एक हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5000 की हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है, खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से, कोने कोने से खाओगे हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया, उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। यह बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़ी रिसोर्सेस सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था उनका, नंदा डायनेस्टी का, लेकिन इन्होंने जाकर के 7 स्ट्रैटेजीज बनाई। पहली जो उन्होंने मां से वही सीखी कि परिधि पे हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पे उसकी कमजोर पकड़ थी, जहां जहां उसकी वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू किए, छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, विष कन्याओं की टीम तैयार करी। ये विष कन्याओं की सेना क्या होती है, बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विष कन्या के रूप में तैयार कर दिया। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए, और ये विष कन्याओं की सेना वहां के परिधि के राजाओं को चूम कर अपने चुंबन से उनको विष दे के समाप्त कर देती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने तीसरी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, जासूसों की सेना बनाई। इतने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। अब चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे, शत्रु के लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे, और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम। ये इन्होंने कैसी करी, इन्होंने वात्सायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया, और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा।
एक पॉपुलर अपने आप को वात्सायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभुभावित हो जाएंगे और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा मन बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे ये देखिए इस सारी स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहें। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है, पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था, पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि फेल हो गए। अब क्या करते थे, अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है। प्लान तो आपका ठीक हो गया लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बड़ा करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया, जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे ना सिकंदर को, तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी उन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रैटेजीज मिला के इकट्ठे चलते चले गए। एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था। लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रैटेजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। इसके बाद अखंड भारत को उन्होंने बढ़ाया कैसे? काबुल, गांधार, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज्य कैसे एस्टैब्लिश किया, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगला वीडियो तभी डालूंगा अगर आपने इसको 1 लाख से ज्यादा लाइक दे दिए। हिस्ट्री को जान करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को और इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये मैं इतनी मेहनत करता हूं? अगर आपको वीडियोस वास्तव में अच्छे लगते हैं तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं चाणक्य की, उसको आप लाइव में मुझसे सीखना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या बाउंस बैक सीरीज। बाउंस बैक एक हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार है 4 घंटे का, और लीडरशिप फनल एक 6 महीने का बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चाणक्य पंडित का पार्ट 2 उनकी मैनेजमेंट और लीडरशिप से उन्होंने कैसे भारत को बड़ा किया आप डिटेल में सीखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं हिट किया तो वीडियो आपको छूट जाएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि सोने की चिड़िया भारत की कैसे बनाई गई थी। आज भी देश को एक नए चाणक्य की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमारे देश का चाणक्य कौन हो सकता है? कौन हमारे देश का युक्त प्रधानमंत्री बनने लायक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार आकर के दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल की
चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आचार्य चनाकिया तो मैं कहता हूँ आज के दौर में इस लेवल का बंदा नामुमकिन बात है नहीं। अब दर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन मक्कारी में इस लेवल के बहुत बंदे हैं। आज के जो सियासतदान है ना, मक्कारी के लिहाज से देखा जाए ना, तो ऐसी ऐसी चालें वो चल रहे हैं ना भाई साहब, मसलन के, लेकिन ये मसलन के अब आप जानते ही हो पाकिस्तान के लीडर इसमें मत काउंट करना, इसमें भाई पूरी दुनिया के लीडर आते हैं, सारे यही कुछ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को स्पेशली आता है। मजबूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं भाई साहब, मजबूर। लेकिन बात समझने की ये कि सारे लोग सताए भाई साहब, जो बड़े बड़े मगर बादशाह वो तो नहीं ना सताए हुए, लेकिन इनमें ये था कि ये अखंड भारत चाहते थे। और यार कोई बाहरी ताकत आकर हम पर हुकूमत ना करे, उसको रोकने की सोच थी इनकी, ना कि इनकी ये सोच थी कि सारे राज जो है वो मैं खुद हथियार लूं और मैं खुद राजा बनूं, ये सोच नहीं थी। सही बात है। और सिकंदर आजम का तो यहाँ पर भी एक है कि जो खेवड़ा की है ना खान, नमक वाली, वहां पर भी उनके वो जब आए थे ना, घोड़े गुजरे थे वहां से, तो तब पता चला कि यहाँ पर नमक है। उस वक्त के दौर की बात है भाई, और बाद में खुदाई करके इन्होंने नमक निकाला था। बाकी आचार्य चनाकिया की बात करें तो भाई वो बचपन से ही महान थे। एक बच्चा जो अपनी माँ से प्यार करता और वे इतना देख ले कि उन्होंने बचपन में ही अपने दांत तोड़ दिए, ये आम बंदा ये काम कर भी नहीं सकता। क्योंकि सत्ता की भूख नहीं थी ना उन्हें, उनके मन में वो लालच नहीं था। सही बात है, उनके मन में और वो लालच। और मतलब मजे की बात ये में जो स्टेप लिया गया था, वो जो हुक्मरान था ना, उसकी जो वो शराब पीना या लोगों का टैक्स उससे पहले ऑफर दी गई हाँ, कि सिकंदर आजम आ रहा है, उसको हमने कैसे रोकना जी। तो वो अपनी शराब और अपनी बुरी आदत में ऐसे मगन था, जैसे मुगल करते थे। हाँ, उसका भी वही दूसरा ही मुगल था भाई साहब। जो गलत करेगा वो वैसे ही होगा। अब देख लो कि आम लोगों से टैक्स लेना और खुद अय्याशी करना। मजे की बात तो ये कि भाई एक बंदा होता ना, राजा महाराजा को इस लेवल पर बात कर देना, मैं कहता हूँ वही बड़ी हिम्मत वाली बात। बड़ी हिम्मत, पता है कि सर कट जाना है। हाँ, वो और उसकी जिंदा मिसालें आज हमारे मुल्क में हैं। बिल्कुल भाई, अरे भाई उसकी जिंदा मिसालें आज हमारे मुल्क में हैं। नहीं चलती है निजाम। और मैं एक और वीडियो देखी थी भाई कि उसमें मैंने सुना था कि इनके दो थे शिष्य, मतलब जो इनके स्टूडेंट थे, दो थे जिनको तैयार किया गया, उनका नाम मुझे नहीं याद। तो उनके ना जब वो तैयार हो गए थे पढ़ लिख के, तो मतलब सारी उनको टेक्निक सिखाई, लड़ना सिखाया और सारी जो सारा कुछ सिखाने के बाद वो जब तैयार हो गए तो उनको एक के गले में ना माला डाली और कहा दूसरे को कि इसको पता भी ना चले और ये माला उतारनी है। तो एक वो गया माला उतारने के लिए, तो वो नहीं उतार सका क्योंकि शर्त थी कि वो उसको पता भी ना चले और माला भी उतर जाए और माला टूटे भी ना। तो उसने नहीं उतारी, उन्होंने कहा भाई मुझसे नहीं उतरी। वो फिर दूसरे को ये मुहिम दी, तो उसने क्या किया जी, वो गला उतार के ना उसकी वो माला निकाल ली। तो इन्होंने बोला कि इसका और कोई रास्ता ही नहीं था, यही था। तो दोनों में से एक को नहीं, शर्त जो बेशक ये थी, मेरे ख्याल से तो ये झूठी कहानी मुझे लगती है। जब एक बंदे का गला काटेगा उसको पता नहीं चलेगा। ओझा सर की वीडियो थी भाई, वो देखी थी मैंने। गला जब कटेगा उसको पता नहीं चलेगा। चलो दूसरे में तो मतलब ये कहा कि सिर्फ जागना नहीं चाहिए, नींद में सोया हुआ बेदार होना नहीं चाहिए, बेदार नहीं करना चाहते। तो जब गला कट गया उसको क्या पता चला? अच्छा जी, पता ही नहीं चला उसको। नहीं, ये भी अजीब लॉजिक है। गला कट गया, दिमाग तो काम करना वैसे ही बंद कर देता है। दिमाग तो अगर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने भी एक का जिक्र ही किया है और एक ही होगा। बताइएगा भाई साहब, वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा इससे। लेकिन उन्होंने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखा है। वो जिस तरह वो रोटी की मिसाल दी कि भाई बीच में से नहीं खानी, वो आस्ता आस्ता करके खानी है, थोड़ा थोड़ा कमजोर करो। और से जोश में जो फैसले किए जाते हैं वो भी उन्होंने वो होते ही हमेशा गलत है। लेकिन ये भी है कि एक जो हार होती है ना, वो भी इंसान को सिखाती है। उनकी वो हारे, पहली जंग जो है वो हारे,
और उन्होंने सीख के फिर तैयारी की। ऐसी बात है, उससे सीखे। उसका जो ना टेस्ट के बाद जो इस्तेमाल करने वाला वो तरीका बढ़िया था कि पहले उनको छोटी छोटी जंगों में टेस्ट किया। ऐसी बात एक तो उनकी प्रैक्टिस हो गई जी। एक वो एक्सपीरियंस वाले हो गए, हौसला बढ़ गया। एक बंदा जब छोटी मोटी जंग लड़ता है ना, वो अगर जीतता तो उसका हौसला बढ़ जाता है, फिर वो बड़ी जंग के लिए आस्ता आस्ता तैयार हो और लोग आ जाते हैं उससे। हाँ, आर्मी बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है, हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। कहाँ और 8 लाख कहाँ, वो छोटे छोटे टेस्ट से आस्ता आस्ता तैयार होते गए ना, आस्ता आस्ता। लेकिन भाई साहब दिमाग का उनका ना, वो उनकी जो बुद्धि है बहुत तेज थी, उनकी कोई मुकाबला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई साहब बहुत ही उनके अंदर घुस कर उनकी जानकारी लेना, हाँ, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाना। कदर आदम के साथ वो देख लो कि आर्मी में अपना बंदा डाल देते हैं। 15-20 लोग जो यंग थे नौजवान, उनको डाला, जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसको शिकस्त दे दे। असल में जंग जो होती है या कोई भी लड़ाई होती है ना, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से होती है। जिसकी ताकत के जोर और तलवार के जोर और जो है ना अच्छी नीति जो है वो प्लानिंग दिमाग से भी जो है ना जंग को लड़ा जा सकता है। जब हथियार वगैरह काम ना कभी नहीं भाई साहब, हमेशा दिमाग से। सिचुएशन ऐसी भी आ जाए ना, हथियार डालने पड़ते हैं, दिमाग से काम लेना पड़ता है, हमेशा ही दिमाग से काम। वो आइडिया देखो को जो जहर वाली जो लड़कियां तैयार की, वो जहर देखो कमाल, उनको लड़कियों को कुछ असर नहीं होता था, या फिर वो जहर मुंह में ही रखती थी। कोई तो जब हो सकता है उनके जिस्म के अंदर वो रच गया, जिस तरह वो थोड़ा थोड़ा उनको दिलाते थे। ये समझ नहीं है भाई साहब, अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चनाकिया तो मैं एक कमाल, मैं क्योंकि मेजर साहब की वीडियो पे अक्सर रिएक्शन देते ना, तो चनाकिया डायलॉग उनका चैनल का नाम भी है। तो क्यूरियोसिटी थी एक मन में कि भाई ये चनाकिया थे कौन, तो आज कुछ पता चला और इनके बारे में ना मजीद जानने की ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है कि भाई और जाने, क्योंकि एक ऐसा महान बंदा जिसकी स्टडी करके बहुत सारी चीजें बंदा सीख वो ऐसे इंसान को उन्होंने हराया जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। बिल्कुल, पूरी दुनिया के राजा को इन्होंने शिकस्त दी। और कितना हैवी दिमाग होगा तो भाई साहब, दिमाग था। और वो शुरुआत में देख लो कि वो लोगों का दिमाग पढ़ लेते थे। हाँ, कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। उनकी बातों से तो ये आजकल भी चलता है, लोग बड़े ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं, फेस रीडिंग सारा कुछ जानते हैं, लेकिन उस दौर में ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं कि लोगों का झूठ पकड़ लेना, बहुत लोगों के मन को पढ़ लेना, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। पहले की बात बहुत है, पहले। बहुत। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी कुछ ऐसे हिस्ट्री वाले हों जो महान हो, जिनकी लाइफ से कुछ सीखने को मिले, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।